गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो भैया, सॉरी। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन। पिछली क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था, राइट? इसमें हमने दो कैटेगरी की थी, है ना? याद होगा आपको। पीजीडी का बैच चल तो रहा है भैया, ठीक है? आप देखते नहीं हो क्या? देखना, इस पे शायद इसी चैनल पे लेक्चर पड़ा हुआ है, एक मतलब इंट्रो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, खुश रहो भैया, खुश रहो। यहाँ पे हम सिर्फ नेट की बात करें, पीजीटी के लिए आप इस पे देखना, इस पे ही पीजीटी से रिलेटेड जो है वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लेना, उसमें सब कुछ बताएगा कि पीजी के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है सूरज? ओके, चलो अभी देखो, पहले इसको देखते हैं। होपफुली आप पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोफिलिक कैटलाइज इक्वेशन रिएक्शन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आपने उसको पढ़ा होगा। मैंने आपको एग्जाम का क्वेश्चन भी करवाया था, राइट? मैंने बताया था कि इनमें से कौन होगा जो एसिड हाइड्रोलिसिस या एसिड की प्रेजेंस में रेट जहां पर रिएक्शन कैटलाइज होगी, और इसमें कौन कौन से होंगे जहां पर कैटलाइज नहीं होगी। एक क्वेश्चन आया था नेट में, हम लोगों ने किया था, याद है? किया था ना पिछली क्लास हम लोगों ने? बोलो, हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना ये, ठीक है? और फिर हमने वहां पे एक चीज देखा था कि हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे हम लोग। एक हमने किया था ब्रॉन्स्टेड एसिड कैटलाइज्ड, ब्रॉन्स्टेड एसिड कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन, ठीक। और दूसरा यहां पर मेटल आयन कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन, ठीक। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, इनमें हमने कई सारे एग्जांपल देखे थे। अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? राइट। चलो इसमें देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग मेटल आयन कैटलाइज्ड। अब देखो, एक भी ध्यान सुनो, ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला है, H प्लस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। तो अगर वो पूछेगा तो अब आपसे ये नहीं पूछेगा कौन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, कौन नहीं कैटलाइज करेगा। आपको ये पूछेगा कि इनमें से तीन आपके पास मेटल सेंटर हैं, बताइए कहां पर रेट फास्ट होगी, कहां पर रेट स्लो होगी। मैंने आपको वहां पर कंपैरिजन करके दिखाया था कि अगर जितना ज्यादा हार्ड सेंटर होगा उतना, अगर हमारा हार्ड सेंटर है, जितना अच्छा हमारा हार्ड H प्लस होगा या H प्लस के साथ जितना बढ़िया इंटरेक्ट करेगा, वहां पर रेट उतनी क्या होगी, फास्ट होगी। याद है? मैंने पढ़ा था अगर फ्लोराइड है और क्लोराइड है और H प्लस आप लेते हो तो रेट कहाँ फास्ट होगी, फ्लोराइड वाले में। H प्लस वाले में रेट उतनी फास्ट नहीं होगी, क्योंकि H प्लस का इंट्रेक्शन हार्ड वाले से ज्यादा होगा, मतलब फ्लोराइड वाले से ज्यादा होगा, क्लोराइड वाले से कम होगा। ये पढ़ाया था मैंने ना पिछली क्लास में आपको, ठीक है? इसी तरह जब आप मेटल आयन में बात करोगे तो वहां भी देखो, यहाँ पर मेटल आयन कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन, ठीक है? अब देखो सेम होता क्या होगा, इसमें ध्यान सुनो, होता क्या होगा। हमारे पास जो लिगैंड है उसके पास, हमने बताया था कि लिगैंड के पास क्या होना चाहिए, फ्री लोन पेयर। याद है? मैंने बताया था कि मेटल तभी बाइंड करेगा जब हमारे पास लिगैंड के पास क्या होना चाहिए, फ्री लोन पेयर। जो फ्री लोन पेयर होगा उसे मेटल बाइंड करेगा। मेटल जब बाइंड करेगा तो जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स या पहले वाले मेटल के साथ बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, तो जल्दी से टूट जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कैसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, ऑक्जेलेट है, ठीक है, ऐसे, राइट? और यहाँ पर लिगैंड लगे हुए हैं, एलन मान लेता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पर M कैटलाइज करता हूँ, ध्यान से देखो, MN प्लस, कैसे लिख सकता हूं मैं, M कैटलिस्ट, राइट? M, ये N प्लस इस पे, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग बाइंडिंग करेगा। तो यहाँ K फास्ट लिख सकते हैं हम ऐसे, देखो MO CO, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऐसे N प्लस,
इनके साथ क्या कर लिया, कोऑर्डिनेशन। समझ गए? यहाँ पर क्या हो गया, M हो गया, लिगेंड हो गया, और कैटलिस्ट वाला ये बना लिया कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान सुनो, अगर ये ऑक्सीजन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड होने लगेगा वीक, ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजी डिसोसिएशन, राइट। तो ये जल्दी से टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको पुश करने वाला, ऐसे बोल सकते हो, इसको खींचने वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लेकिन इसका लोन पेयर किसी से जुड़ जाएगा, तो जो इधर के बॉन्ड है क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा ये वहां से उतना जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारा अलग हो गया M, और यहाँ हो जाएगा M कैटलिस्ट OOC, राइट। अब ये हमारा सिस्टम हो गया, यही हमारी क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको, या बोल सकते हो ये प्रोसेस स्लो हो गई, या RDS बोल सकते हो इसी को। तो रेट फास्ट हो जाएगी ना। क्या किया इसने, इसने यहाँ के जो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड थे इसको वीक कर दिया। कैसे वीक किया, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके। जब ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। वीक हो जाएगा तो जल्दी से टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा लिगैंड है इसका क्या हो जाएगा, फास्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा, फास्ट रिप्लेसमेंट, फास्ट रिप्लेसमेंट बाय वाटर, क्योंकि इक्वेशन में यही तो करते हैं, वाटर से रिप्लेस कराते हैं। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ गई। समझ में आई बात ये, जैसे H+ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा था, वैसे जो मेटल कटायन है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, राइट। मतलब सिंपल ये है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो H+ की प्रेजेंस में भी बढ़ जाती है और मेटल कटायन की प्रेजेंस में भी बढ़ जाती है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास लिगैंड के पास क्या होगा, एडिशनल लोन पेयर, जिससे वो उससे कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, जहां भी लिगैंड के पास एडिशनल लोन पेयर होगा, जहां भी किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में बाउंडेड लिगैंड के साथ एडिशनल लोन पेयर होगा, वहां H+ की प्रेजेंस में या मेटल आयन की प्रेजेंस में जो रेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जनरली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि H+ हो या मेटल कटायन हो, वो बाइंड करेगा तो जो पहले से मेटल का बॉन्ड है उस लिगैंड के साथ वो कमजोर हो जाएगा, वो जल्दी से टूट जाएगा। जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी वो हट जाएगा वहां से। इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगली बात ये समझनी होती है कि कौन से मेटल की प्रेजेंस में रेट ज्यादा होगी, कौन से मेटल की प्रेजेंस में रेट कम होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, रेट जो है आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब एक चीज समझते हैं, देखो, अब कितना जल्दी ये बॉन्ड, ध्यान सुनो, समझने लायक ये चीज है, ये बॉन्ड कितना जल्दी ब्रेक हो। इधर समझाता हूं मैं आपको, देखो इधर, मान लो यहां पर M है, यहां पर X है, यहां पर M N+ कैटलाइज, ये कैटलिस्ट वाला, ठीक। ये बॉन्ड कितना जल्दी ब्रेक होगा, हाउ फास्ट दिस बॉन्ड डिसोसिएट, या हाउ इजीली दिस बॉन्ड डिसोसिएट, दिस बॉन्ड डिसोसिएट, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस इंटरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन पे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। बताओ बात सही है कि नहीं भाई, जितना बढ़िया ये इंटरेक्ट करेगा उतना ही तो ये कमजोर होगा, उतना ही जल्दी क्या होगा, टूट जाएगा ये, राइट। जितना जल्दी टूट जाएगा इसका मतलब रेट उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप एक मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हो और उसमें से आप 2 मेटल सेलेक्ट करते हो, या उसके लिए 3 मेटल सेलेक्ट करते हो कि ये भी मेटल कटलाइज करेगा, ये भी कटलाइज करेगा, ये भी कटलाइज करेगा, तो जिस मेटल का लिगैंड के साथ बेहतर इंटरेक्शन होगा वहां पर रेट ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा ये बॉन्ड उतना कमजोर हो जाएगा, तो रेट उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये बात तो सिंपल है, समझ में आ रही होगी ना, बोलो, ये बात क्लियर होगी नहीं। जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा रेट उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट, है ना। यस या नो बोलो।
जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ध्यान से देखो इधर, मैं बोलता हूँ CONS, ध्यान सुनना मेरी बात, CONS3 5F है 2+। मैं इसको दो मेटल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन के कैटालाइज करता हूं। एक हम यहाँ पर मेटल ले रहे हैं एल्युमिनियम 3+, एक मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं गैलियम 3+। तो आप मुझे बताओ, मान लो यहाँ रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ रेट कांस्टेंट K2 है, यहाँ K1 यहाँ K2, ठीक है। यहाँ हमारा बन गया, यहाँ पे क्या करा है हमने, वाटर से रिएक्शन करा, यहाँ हमारा बन गया CONS3 5OH 3+, यहाँ हो गया CONS3 5OH 3+। अब बताओ जरा K2 और K1 में कहाँ इंटरेक्शन बढ़िया होगा, कहाँ रेट फास्ट होगी। अगर आपसे पूछे K1 K2 में रेट कहाँ ज्यादा होगा तो क्या लिखोगे आप फ्लोरीन को बाहर निकालना है। एल्युमिनियम की प्रेजेंस में रेट ज्यादा फास्ट होगी या गैलियम की प्रेजेंस में रेट फास्ट होगी। ये भी कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये भी कैटलिस्ट है और ये भी कैटलिस्ट है। सिंपल देखो, फ्लोरीन के साथ बेहतर इंटरेक्शन कौन करेगा, इधर देखो, यहां है फ्लोरीन, ये कैसा सिस्टम है, हार्ड, राइट। अगर आप एल्युमिनियम 3+ और गैलियम 3+ में कंपैरिजन करो, ये क्या होगा, मोर हार्ड सिस्टम है। ये क्या होगा, उसके कंपैरिजन में लेस हार्ड है। तो बताओ फ्लोरीन के लिए ज्यादा एफिनिटी कौन रखेगा, एल्युमिनियम की गैलियम। सोचो, फ्लोरीन के लिए ज्यादा एफिनिटी कौन रखेगा, जो ज्यादा एफिनिटी रखेगा, इसका मतलब वहां से फ्लोरीन जल्दी निकलेगा, है ना। तो यहाँ किसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसकी एफिनिटी ज्यादा है ना, क्योंकि मोर हार्ड है। इसका मतलब क्या है, मोर एफिनिटी फॉर फ्लोराइड। इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या है, लेस एफिनिटी है, हार्ड दोनों है, लेस एफिनिटी फॉर फ्लोराइड। सिंपल सी बात है, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वहां जल्दी से रिलीज होगा ये, जिसकी एफिनिटी कम होगी वहां देर से रिलीज होगा। तो कहां जल्दी रिलीज होगा बताओ, इस वाले में। इस वाले में क्या होगा, स्लो। सिंपल, K1 विल बी ग्रेटर देन K2। अब इस तरह से आपसे कंपैरिजन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सनी एक बार कॉल करके पूछ लो भैया, जो आपको नंबर दिया गया है ना, वो आपको बता देंगे कि ज्यादा है कि कम है, ठीक है, एक बार पूछ लो, राइट। अभी पढ़ लो मुन्ना, राइट, अभी देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछ लेना कॉल करके, जो आपको नंबर देगा पूछ लेना, बात कर लेना आप, जो भी होगा, ठीक है। देखो इधर, तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना भी आना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या देखना था कि जो भी आपका लिगेंड, ध्यान सुनो मेरी बात, जो भी आपका लिगेंड है वो आपके मेटल कटायन के साथ कितना बढ़िया इंटरेक्ट कर रहा है। जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक। अब सिंपल हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने क्या यूज किया कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपको भी यूज करना है। क्या देखोगे आप, जब भी आप ये देखोगे कि मेटल कटायन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, तो जो इंटरेक्शन है वो लिगेंड के साथ कितना ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कॉन्सेप्ट, HSAB, राइट। तो यहां मैं लिख देता हूं, इंटरेक्शन बिटवीन लीविंग ग्रुप या लीविंग न्यूक्लियोफाइल या लीविंग लिगेंड एंड metal cation is decided by HSAB प्रिंसिपल, ठीक। ये तो तब हो गया जब एक हार्ड होगा एक सॉफ्ट होगा, या एक सॉफ्ट होगा एक हार्ड होगा। मान लो दोनों के दोनों मेटल हार्ड हो जाएं या दोनों के दोनों मेटल सॉफ्ट हो जाएं, जैसे एल्युमिनियम और गैलियम में कंपेयर किया, दोनों के दोनों हार्ड हैं, उस समय आपको क्या देखना है, इन केस ऑफ यस, यहां पे लिख दें एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स
इफेक्टिव, ऐसे लिख दो एज बर एज जेडी स्क्वायर या जेड स्क्वायर जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन आर, जहां जेडी क्या है, ये है जेड माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। तो आपको वहां पे क्या देखना होगा फिर, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है और कितनी रेडियस होती है, मतलब जितनी छोटी रेडियस होगी जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा। जैसे मान लो एल्युमिनियम गैलियम में हमने क्या देखा, ध्यान देखो, एल्युमिनियम 3 गैलियम 3 में हमने क्या देखा था, इसका साइज क्या है स्मॉल, इसका साइज क्या है लार्ज, राइट। जेड इफेक्टिव इसका क्या है ज्यादा, इसका क्या है कम। तो ओवरऑल यहाँ जो ये फैक्टर है ना, ये ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे रेट क्या थी, फास्ट थी, और यहाँ पे रेट क्या थी, स्लो थी। ये बेसिकली कब देखना आपको, हार्ड वाले में, ठीक है। तो एक तो पहले एचएसएबी से देख लेना, दूसरा अगर मान लो सिमिलर हो जाए तो फिर इससे देख लेना कि कहां पर साइज छोटा है, कहां पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है। समझ गए, बोलो कर लोगे ना। अगर आपको ऐसे 2-3 कंपैरिजन करने के लिए दिए जाएं तो आपको देखो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लिगैंड है उसके पास डोनर एटम का नेचर क्या है। फिर अगर लिगैंड की डोनर एटम का नेचर जिस मेटल के डोनर एटम के नेचर से ज्यादा मैच करेगा, जिस मेटल कटायन की डोनर एटम के नेचर से ज्यादा मैच करेगा, वहां पर रेट उतनी फास्ट होगी, जिससे कम मैच करेगा वहां पर रेट उतनी स्लो होगी, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो मैं आपसे बोलूं, इधर देखो, मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये है सीओ, ध्यान देखो, CONH3 5, उसके बाद है NCS, देखो इधर, यहां पे मैं बोलता हूं कि आप ले लो Hg2+, और यहां बोल दूं मैं आपको ले लो Al3+, यहाँ K1, यहाँ K2, कहां रेट ज्यादा होनी चाहिए, या यहाँ पे रुकिए, सेम लेता हूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मेटल, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं Ca2+ ले लेता हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखता है। तो बताओ कहां रेट ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, NC, ध्यान देखो NCS में ये तो बॉन्डेड है मेटल के साथ, ये है फ्री, और फ्री कौन सा है, सल्फर, सल्फर क्या है, सॉफ्ट। तो अगर ये सॉफ्ट है तो मरकरी कैसा नेचर होता है, सॉफ्ट नेचर। कैल्शियम कैसा नेचर होता है, हार्ड नेचर, राइट। तो सिंपल सी बात है, इसके केस में क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, और इसके केस में क्या होगा, ये तो हार्ड होता है ना, तो जाएगा सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। तो बताओ ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, ये वाला है ना, मरकरी वाला ज्यादा फेवरेबल है, तो ये है मोर फेवरेबल, ये क्या है, लेस फेवरेबल। इसलिए यहां पर रेट क्या होगी, ये लिख सकते हैं मोर फेवरेबल, यहां लिख सकते हैं इसको लेस फेवरेबल, सिंपल सी बात है। तो मरकरी की प्रेजेंस में क्या होगा, फास्ट आपको दिखेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में उसके कंपैरिजन में क्या दिखेगा, स्लो। इस तरह से कंपेयर करना है आपको, ठीक है, कर लेंगे ना। अब आपको मैंने यहाँ पे 2 मेटल दिए हैं, वो 3 मेटल ले सकता है, या फिर आपको ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पर लिगैंड बदल दे, एक्स की जगह पे कर दे NCS कर दे, SCN कर दे, कोई और बड़ा साइज कर दे, छोटा साइज कर दे, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक चीज तो जान लो, अब ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता वो पूछेगा कि इस मेटल कटायन की प्रेजेंस में रेट बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि वो आ चुका एग्जाम में, वो नहीं पूछेगा आपसे। अब वो कंपैरिजन पूछेगा, वो आपको या तो लिगैंड को वेरी कर सकता है, मतलब या तो इसको चेंज कर देगा, मेटल को कांस्टेंट रख देगा, या तो इसको कांस्टेंट रखेगा, मेटल को वेरी कर देगा। तो आपको HSA भी ध्यान में रखना है, और अगर सारे हमारे पास हार्ड ही हो गए तो वहां पर देखना है कि कहां पर ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स है, और उसके बाद साइज किसकी छोटी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है, कर लोगे ना। अब अगर वो चाहे तो एग्जाम में थोड़ा सा और आगे सोच सकता है, हालांकि क्या आगे हो सकता है, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, राइट, समझ गए। तो अभी इतना आप ध्यान रखो कि जब भी आप मेटल आयन कटलाइज की बात करोगे, वहां पर आपको नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिविंग ग्रुप देखना है। जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा रेट उतनी फास्ट, जितना खराब इंटरेक्शन होगा रेट उतनी स्लो। HSAB से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, ठीक।
तभी जान लेना कि हार्ड लिगेंड जो होता है हार्ड को प्रेफर करेगा, सॉफ्ट जो है सॉफ्ट को प्रेफर करेगा। मैंने तो यहाँ पे 2-3 मेटल लिखे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही काम करते हैं। बेरिलियम ये काम करता है, सिल्वर ये काम करता है, थैलियम कैटालाइज कर लेता है। अब ये सिल्वर थैलियम कैटालाइज किसको करेगा? सिल्वर सॉफ्ट सेंटर है, थैलियम सॉफ्ट सेंटर है, तो ये उसको कैटालाइज करेगा जहां पर सॉफ्ट डोनर एटम होगा। बेरिलियम हार्ड सेंटर है, एल्युमिनियम हार्ड सेंटर है, कैल्शियम हार्ड सेंटर है, मैग्नीशियम हार्ड सेंटर, ये किसको कैटालाइज करेगा? इसको कैटालाइज करेगा जहां पर हार्ड सेंटर होगा। कैटालाइज करने का मतलब वहां पर ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा जहां पर हार्ड सेंटर होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, देखो जैसे हमारे पास हार्ड मेटल कैटायन है, हार्ड मेटल कैटायन जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये लोग बेसिकली किसको प्रेफर करते हैं? प्रीफर्स हार्ड डोनर एटम। इसलिए ये लोग स्ट्रांगली किसको कैटालाइज करेंगे? ये उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जहां लिगैंड के पास हार्ड डोनर एटम है, राइट। यहां कैटालाइजेस, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को नहीं करेंगे, कैटालाइजेस मेनली लिगैंड्स, कैटालाइजेस मेनली रिएक्शंस या मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इक्वेशन रिएक्शंस हैविंग लिगैंड्स विद हार्ड डोनर एटम, ठीक है, उनपे इनका ज्यादा असर पड़ेगा, राइट। अगर हमारे पास सॉफ्ट मेटल आयन है, सॉफ्ट मेटल आयंस या सॉफ्ट मेटल कैटायंस जैसे सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, थैलियम प्लस हो गया, राइट, ये लोग किसको प्रेफर करते हैं? ये लोग प्रेफर सॉफ्ट डोनर एटम्स, सॉफ्ट डोनर एटम्स। ये लोग उन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जहां पर क्या होगा? लिगेंड के पास सॉफ्ट डोनर एटम होगा, वहां पर इनका असर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने कंपैरिजन कर दिया, आपको बता दिया, इसमें रटना कुछ भी नहीं है और ये ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल ध्यान रखो। अगर डोनर एटम हमारा फ्लोराइड है, जैसे फ्लोराइड के लिए कौन सा फेवरेबल? एल्युमिनियम, बेरिलियम, गैलियम, ये सब। अगर हमारे पास सल्फर वाला है उसके लिए कौन सा फेवरेबल? ये लोग फेवरेबल है, ठीक है। अब फिर अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, फिर दोनों में देख लेना कौन ज्यादा सॉफ्ट सेंटर है, कौन ज्यादा हार्ड सेंटर है, उससे कंपेयर करके देख लेना, ठीक। कर लोगे ना कि रेट कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी, कौन ज्यादा बेहतर कैटालाइज करेगा कौन कम करेगा, ठीक है। बोलो हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। बाकी मैं आपको अभी मैं बोला था ना कि मैं भी दोबारा क्लास लेना शुरू करूंगा प्रैक्टिस, तो मैं क्वेश्चन जो है आप पीछे जो भी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, उसके बेस पे मैं जैसे 5 लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, फिर बाकी 5 पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा टॉपिक की और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा चीज कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। लेकिन हाँ ये सब चीजें ध्यान रखो क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है ना, हमेशा ध्यान रखो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, राइट। क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा देंगे बस वो, इसलिए आप बेस हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, बाकी जितनी भी चीजें पढ़ो आप उसको ढंग से पढ़ते रहो। होपफुली मैं 3 या 4 दिन में इसी 3 या 4 दिन में एक दिन जो है आपको 10 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म के, जो एग्जाम में भी पहले नहीं आए, ठीक है, नए क्वेश्चन, राइट। तो आपको थोड़ा टॉपिक की नॉलेज बेहतर हो जाएगी और फिर आपको तब पता चल जाएगा एक चीज कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको एनालाइज कितना करते हो, क्योंकि सिर्फ जो है वीडियोस देखना, इसको लेक्चर देख के उसके बाद कॉपी बना लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपसे एग्जाम में होगा नहीं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और नए क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपका माइंड तभी प्रॉपर वर्क करेगा जब आप मल्टी डायरेक्शन में सोचोगे उसी टॉपिक में, ठीक है। तो आप प्रिपेयर जरूर रहना, जिससे कि क्लास में हो तो आपको ये ना लगे आपको कुछ नहीं आता। नहीं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ के नहीं होगे तो आपको लगेगा आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए ठीक से पढ़ के आना। इसलिए जिस दिन क्वेश्चन हो तो आपको समझ में आया कि हाँ जो आप अभी तक 10, 12, 20 लेक्चर हुए उसमें जो पढ़े आपको समझ में आ रहा है वो, तो पढ़ के जरूर आना। इवन मैं तो कर रहा हूँ पढ़ते रहो, मैं अभी 3 या 4 दिन के अंदर ही कराऊंगा वो, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक से आपका डर निकल जाए। डर मतलब क्वेश्चन गलत ना हो, डर तो नहीं है खैर आपको, क्वेश्चन गलत ना हो आपसे, ठीक। तो बाकी में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ में नए क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे, इसलिए हर चीज को आप ध्यान से समझो। चलो ये बात समझ में आ गई ना। यहाँ मैं क्वेश्चन में कंपैरिजन करने के लिए दूंगा स्टेटमेंट, तो आप करके बताना मुझे, और अगर ना हो तो HSAB पहले पढ़ लो आप, ठीक है, किसी बुक में मिल जाएगा आपको, हो जाएगा।
वो लोग कर लोगे ना? चलो, अब हाइड्रोलिसिस में एक लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एसिड हाइड्रोलिसिस। हमने क्या पढ़ लिया? वाटर हमने पढ़ा ना, हमने सबसे पहले पढ़ा था वाटर एक्सचेंज, फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हमने एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा, हमने बेस हाइड्रोलिसिस पढ़ा, फिर हमने देखा कि ब्रोंस्टेड एसिड कटलाइज कैसे होगा, मेटल आयन कटलाइज कैसे होगा। ये तीसरी रिएक्शन जो है वो हमने शुरुआत में आपको लिखवाई थी। 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक तीसरी रिएक्शन जिसको बोलते हैं एनेशन रिएक्शन, ठीक है? ये अलग से, ठीक है? एनेशन रिएक्शन, एनेशन रिएक्शन। एनेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर को कौन रिमूव करता है? एनायन। सिंपल क्या है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच, ये वो छोटा सा है, ठीक है? इन विच वाटर इज रिप्लेस्ड बाय, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एनायन। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें वाटर को आप एनायन से रिप्लेस करते हो उसको बोलते हैं एनेशन रिएक्शन। कैटलाइज्ड बाय एनायंस are called एनेशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल देख लो, एक देखो, CO NH3 5, CO ऐसे लिख सकते हैं NiH2O6 2 प्लस X माइनस NiH2O5 X प्लस वाटर, ठीक है? इसमें देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट जो है किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ सबस्ट्रेट पे। ये ऑब्जर्वेशन था। इसका मतलब है क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और इसका मतलब ये क्या है? डिसोसिएटिव पाथवे, डिसोसिएटिव पाथवे। आपको याद हो मैंने पढ़ा था कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है मेनली किस पाथवे को फॉलो करती है? डिसोसिएटिव। हमने एग्जांपल भी देखे, एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव, बेस हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव, राइट? तीसरा जो एग्जांपल है उसका, और हमने वाटर एक्सचेंज देखा, वाटर एक्सचेंज भी क्या था? डिसोसिएटिव पाथवे वो भी फॉलो करा था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। एनेशन रिएक्शन भी उसी का एक एग्जांपल है। तो ध्यान रखो, वाटर एक्सचेंज, एनेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, चाहे वो एसिड हाइड्रोलिसिस हो या बेस हाइड्रोलिसिस, वो मेनली वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस में, वो बेसिकली क्या होती है? वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है। ये भी डिसोसिएटिव का एग्जांपल है। कैसे पता किया गया कि डिसोसिएटिव है? देखो, यहां पर X माइनस को फ्लोराइड रखा गया, एक बार HCN माइनस रखा गया, एसीटेट रखा गया, मतलब इनकमिंग लिगैंड को बदला गया और देखा गया कि जो रेट आ रही है, रेट कांस्टेंट, याद नहीं करना इसे, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ये 8 × 10³ सेकंड इनवर्स, इसके केस में 3 × 10³ या अप्रोक्सीमेटली सेकंड इनवर्स, इसके केस में 30 × 10³ सेकंड इनवर्स। इसको देख के क्या लगता है आपको? देखो जरा ध्यान से, लिगैंड बदलने पर रेट कांस्टेंट लगभग सिमिलर है। हमने एक बार X को क्या रखा? फ्लोराइड, एक बार X को क्या रखा है? HCN माइनस, एक बार X को क्या रखा? CH3CO माइनस, लेकिन रेट कांस्टेंट तो सिमिलर है ना, 10³ 10³ 10³ 3। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस पे रेट डिपेंड कर रहा है ज्यादा? नहीं, इसका मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। और जब सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है तो ये लिखोगे आप, और सबस्ट्रेट पे किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड पे इसके। इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल है? डिसोसिएटिव पाथवे का। बस इतना पढ़ना था इसमें, ठीक है? तो हमने वाटर एक्सचेंज पढ़ा, डिसोसिएटिव का एग्जांपल, हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा, डिसोसिएटिव का एग्जांपल, हमने एनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिसोसिएटिव का एग्जांपल। ये सारे के सारे जो हमने एग्जांपल या रिएक्शन पढ़े, ये सजेस्ट करता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं मेनली किसको फॉलो करती हैं? मेनली फॉलो करती हैं और डिसोसिएटिव पाथवे को। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत छोटा सा था, ठीक है? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसकी कंसंट्रेशन पर या इसके पावर पे, इसके स्ट्रेंथ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। और जब न्यूक्लियोफाइल की पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ना करे, इसका मतलब वो एसोसिएटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है? वो क्या है? वो डिसोसिएटिव पाथवे है। समझ गए?
तो क्योंकि सेम यहाँ पर रेट कांस्टेंट सिमिलर आता है तीनों, इसका मतलब इससे मतलब नहीं है, इसी से मतलब है। तो रेट में क्या लिखो, के सबस्ट्रेट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, उसके बाद डिसोसिएटिव। ठीक, तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज और बचती है इसमें। देखो अभी तक हमने क्या देखा, ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या देखा कि हमें, ध्यान सुनो मेरी बात, हमारे पास एक कोई सिस्टम है, मान लो एक्स वाई, हम इसको यहाँ वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तो क्या बनता है हमारा MOH2 प्लस XY, यही होता है ना। मतलब हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मेटल और लिगैंड के बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। हमने अभी तक जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, हर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हमारा लिगैंड रिप्लेस होता है दूसरे लिगैंड के साथ, तो जो लिगैंड है उसका जो मेटल के साथ बॉन्ड है वो क्या होता है, टूटता है, और दूसरे वाले लिगैंड का बॉन्ड जो है मेटल के साथ क्या होता है, जुड़ता है। राइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपल क्या होता है, जो डोनर एटम मेटल के साथ जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड मेटल के साथ ब्रेक हो जाता है, दूसरा जो हमारे पास लिगैंड आता है उसके डोनर एटम का मेटल के साथ बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह की तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी है। राइट, बताओ, यही तो पढ़े हम लोग, जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड जो होता है उसकी जगह पे लग जाता है, यही पढ़ा ना हमने, बोलो। जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है सब में यही तो पढ़ा है हमने, कि जो लिगैंड के साथ बॉन्ड होगा टूट जाएगा, दूसरा जो हमारे पास लिगैंड है उसका बॉन्ड जुड़ जाएगा। राइट, समझ में आ रही है बात। यही तो पढ़ा है ना हमने। राइट, इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, ध्यान सुनो, अब सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये मेनली हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होता है, बट कई सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, कई सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर सब्स्टिट्यूशन तो होता है, ध्यान सुनना, जहां पर सब्स्टिट्यूशन तो होता है लेकिन जो मेटल लिगैंड बॉन्ड है ना ये ब्रेक नहीं होता। मतलब लिगैंड, आपको रिएक्शन में लगेगा कि आपका जो लीविंग ग्रुप है वो हट गया, लेकिन एक्चुअल में लीविंग ग्रुप जब हटता है ना, तो जो मेटल और डोनर एटम के बीच का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। किसके बीच का बॉन्ड, मेटल और डोनर एटम के बीच का। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कई सारे जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, मैं आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा, एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें आया है, तो नेट में भी आ सकता है ये, कि कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन तो दिखेगा लेकिन वहां पर मेटल लिगैंड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर सब्स्टिट्यूशन तो होता है या सब्स्टिट्यूशन हमें दिखाई देता है लेकिन मेटल और डोनर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर मेटल लिगैंड बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। बोलो बाकी लोग को समझ में रहा है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर मेटल लिगैंड बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, या उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम लोग, ये एक छोटा सा पार्ट इसका बचता है, ये भी आज कंप्लीट ही हो जाएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ट्रांस इफेक्ट या बाकी चीजें। ठीक, चलो यहां पे देखते हैं, यहां लिखता हूं मैं स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या लिखेंगे ध्यान सुनना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड। जहां लिगैंड है इसका मतलब डोनर एटम की बात हम करें, ठीक है। ठीक, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो, क्या डाउट था बताओ, डाउट बताओ, क्या डाउट है, बोलो बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। बोलो शांतनु, बोलो।
चलो आप लिख देना, मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा, राइट। चलो देखो समझाता हूं आपको, एग्जांपल देखो, ध्यान सुनो मेरी बात। देखो एक हमारे पास ये सिस्टम है CO, ध्यान से देखो, NH3 5 CO3, राइट, और यहां पर है प्लस। एसिड हाइड्रोलिसिस इज कांस्टेंट, किसको फॉलो करता है बताओ एसिड हाइड्रोलिसिस? डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव को? देखो जब वो तुम ब्रोंस्टेड एसिड यूज करते हो ना H+, उससे कंपेयर मत करना, ठीक है। उसके केस में आपको जब लिखा जाएगा तो देखो, जब भी आपको, ध्यान सुनो मेरी बात, जब भी आपको लिखा जाएगा कि वो ब्रोंस्टेड एसिड कैटालाइज्ड है, तब तो आपको ध्यान देना है किसके बारे में, कि H+ जो है कहां जुड़ेगा कहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उस समय H+ की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको नॉर्मल पूछा जाए तो फिर आपको देखना कहां पर बॉन्ड स्ट्रांग है कहां पर बॉन्ड वीक है, तब ये देखना। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ध्यान सुनो, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ना कि जो फ्लोराइड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, याद है आपको? लिगेंड फील्ड, सॉरी हमने पढ़ा था ना LFER, LEFR पढ़ा था ना हम लोगों ने, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, याद है शांतनु? वहां पे मैंने ग्राफ बनाया था, याद है? देखना उसमें फ्लोराइड वाले की रेट जो है वो क्लोराइड वाले की रेट से क्या होती है, कम होती है, याद है कि नहीं? देखा ना? तो जब तक आपसे ये ना पूछे ना स्पेसिफिक कि नहीं ब्रोंस्टेड एसिड कैटालाइज की बात कर रहा है, एसिड का जब तक स्पेसिफिक नाम ना ले, तब तक नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड हाइड्रोलिसिस होती है वो नॉर्मल इक्वेशन रिएक्शन होती है। तो आप वहां पर देखोगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी, Cl जल्दी निकल जाएगा, फ्लोराइड देर से निकलेगा। जब आपसे स्पेसिफिक नाम लेके बोले कि ये पर्टिकुलर सिस्टम ये पर्टिकुलर, तो आपको ध्यान देना है आपको, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल जो एसिड हाइड्रोलिसिस होती है वो नॉर्मल जो हाइड्रोलिसिस होती है वही होती है। अच्छा, ब्रोंस्टेड एसिड में कराओगे तो फ्लोराइड वाले की रेट फास्ट होगी, जो Cl वाला है उसकी रेट स्लो होगी, अगर आप एसिडिक मीडियम स्ट्रांगली लेते हो तो। कि H+ उस पर इस जो हमारा फ्लोराइड वाला है इस पे ज्यादा असर दिखाई देगा आपको, क्लोराइड वाले पे कम असर दिखाई देगा, क्योंकि डिसोसिएटिव है तो फ्लोराइड को जल्दी निकालेगा। उस दिन पढ़ाया तो था एक एग्जांपल आपको, याद है? ठीक है, चलो अब देखते हैं इधर। देखो समझो, ये हमारे पास सिस्टम है ये, और यहां पे हम लोग H2O लेते हैं और H+। तो देखो क्या बनता है यहां पर, यहां बनता है CO NH3 5, यहां हो जाएगा OH2, यहां 3+ CO3 2-। और क्या बचेगा, कुछ बचेगा? देखो HCO3- है ना? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे देखो हुआ क्या सिस्टम में, यहां पर एक मिनट, यहां पर जाएगा HCO3-। जरा ध्यान से देखो, आपको लग नहीं रहा कि ये, ध्यान से देखो अभी से समझो, आपको लग नहीं रहा कि ये कार्बोनेट यहां से यहां चला गया है, लग रहा है ना आपको? देखो जरा ध्यान से, अब प्लीज यहां पे आओ बेटा, यहां पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको रिएक्शन में, कि यहाँ पर ये कार्बोनेट यहाँ निकल गया है, यही तो है CO3, यही लग रहा है ना आपको, है ना? यही लग रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है, जो कार्बोनेट में यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हुआ होगा, क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है, देखो अगर यहाँ पर O8, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पर आप O18 लेते हो, इधर समझो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 5 OCO2 N+, यहाँ पर H2O प्लस H+, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, देखो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 18, ध्यान से देखना मेरी बात, इधर देखो, हमने यहां पर आइसोटोपिकली लेबल्ड वाटर लिया है, राइट। यहां पर जो है आपके पास 18 आया, कहां पर, यहां पर,
मतलब आपका ये जो 18 है ना, वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि यहाँ जो वाटर, ध्यान सुनो, यहाँ जो वाटर है इसके पास जो ऑक्सीजन है वो इस वाटर से नहीं आया। ये तो मतलब हुआ इस रिएक्शन में हमने कार्बोनेट को हटाया है, कार्बोनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट। लेकिन जब आप वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो ये जो आइसोटोपिकली लेबल्ड वाटर है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन 18 है वो यहाँ आपके सबस्ट्रेट में नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, देखो इसको जरा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस वाटर से नहीं आया, तो कहां से आया होगा? ये कार्बोनेट का ही है। ये तो मतलब हुआ भाई, अगर आप ये ले रहे हो आपके प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहा वो, इसका मतलब जो प्रोडक्ट में वाटर के पास ऑक्सीजन है वो ये वाली ऑक्सीजन है क्या? नहीं। उसका मतलब ऑक्सीजन कहां से होगी? इस कार्बोनेट वाली की ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब हुआ कि जो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, या जो कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो ब्रेक नहीं हुआ है रिएक्शन में, राइट। ये किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है लेकिन मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड या मेटल और डोनर एटम के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ। समझ में आ रही है बात? इसकी मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ा और आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखो, जब ये कार्बोनेट की रिएक्शन इससे कराते हैं H+ की प्रेजेंस में वाटर के साथ, तो सिंपल ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वाटर में ऑक्सीजन बचता है ये किसका है? ये कार्बोनेट वाला ऑक्सीजन है, ना कि वाटर वाला ऑक्सीजन है। मतलब सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ CO3 था, यहाँ CO3 आ गया, लेकिन ध्यान रखो यहाँ जो CO3 है वो CO3 में इसका ऑक्सीजन आता है और इस वाले वाटर में कार्बोनेट का आता है। मतलब जो कार्बोनेट का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो टूटा नहीं है। देखो कैसे, ये ऐसा है CO, मैकेनिज्म देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म कैसे है इसकी? CO NH3 5, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं ना मैं कार्बोनेट को। यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वैसे डिलोकलाइज होता रहता है, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। H+ यहाँ पे आया, देखो ध्यान से, यहाँ पे आया H+, ये हो गया फास्ट प्रोसेस। फास्ट क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। देखो H+ यहाँ जुड़ गया तो क्या बन गया? ध्यान देखो, NH3 5 CO O C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो जाएगा 2+। 2+ क्यों हुआ? क्योंकि एक प्लस पहले से था, अभी एक प्लस और आ गया। अब देखो फिर से, यहां पर हो जाएगा प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज मतलब सिंपल, इसके लोन पेयर पे ये प्रोटॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH3 5 CO अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O-2+। अब यहां देखो, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इधर इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से क्या निकल गया? CO2। क्या बना यहां पर? CO NH3 5 OH 2+। भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर चार्ज थोड़ी बदलेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला ना CO2, तो चार्ज थोड़ी बदलेगा, ये बन गया। अभी वाटर भी हमने ऐड किया था ना, ये है बेसिक, यहां से क्या ले लेगा? H+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो इधर CO NH3 5 18 कर देता हूँ इसको, OH2 3+, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? OH-18, और ये फर्दर क्या करेगा? CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? HCO3-18। जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ? क्या ये ऑक्सीजन गया यहां से? देखो जरा, क्या ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है कहीं पे? देखो मेटल के साथ जुड़ा ही तो है ये OH। देखो, क्या जो कार्बोनेट का ऑक्सीजन था वो टूटा क्या? देखो, क्या ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा? क्या ये बॉन्ड ब्रेक हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्या? नहीं, ये तो वही है, पहले से मेंटेन है। इसलिए यहां भी जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां से H+ का ट्रांसफर हुआ है बस। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? ये उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है जहां पर सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है लेकिन मेटल और डोनर एटम के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात? ये इस रिएक्शन को ध्यान रखना, अभी एग्जाम में नेट में नहीं है लेकिन पूछेगा जरूर, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है।
और आपसे देखो क्वेश्चन क्या करेगा, वो सिंपल यहाँ लिखेगा MCONH3 5OCO2 प्लस H18 करेगा, और प्रोडक्ट में बताएगा, प्रोडक्ट में बताओ क्या है, यहाँ आप लिख देगा 18 एक 16 है, तो यहीं पे आप फंस जाओगे आप। अगर वो आपने 18 लिख दिया, इसका मतलब आंसर आपका गलत हो गया। ध्यान रखना, यहाँ का ऑक्सीजन वही है जो कार्बोनेट का ऑक्सीजन है। अगर इसको 18 लिखेगा तो यहाँ 18 आएगा, इसको 16 लिखेगा तो यहाँ 16 आएगा, जो यहाँ लिखा होगा इस वाले पे वही यहाँ पे रहेगा। यहाँ वाटर क्या ऐड कर रहे हो आप, 16 एक 18, उससे कोई मतलब नहीं, तो गड़बड़ मत करना। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक लिगैंड को हटा दिया, दूसरा जो था हमारे पास वो आके जुड़ गया। अगर वो 18 वाला था तो 18 की कंसंट्रेशन हमने लिख दी, 16 वाला था तो हमने 16 लिख दी। इसमें ऐसा मत करना, इसमें वो आपका मेंटेन रहेगा जो पहले से कार्बोनेट के पास में है। ध्यान रखना इस रिएक्शन को, ठीक है, नहीं तो आप समझो कि पूरा पूरा हटा दिए हम। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, ये जो हमारे पास इसी रिएक्शन में मैं ऐसे लिखता हूं CONH3 5OCO2 प्लस 18OH2 प्लस H प्लस, मैं लिख दूं हमारा प्रोडक्ट ये है CONH3 5OH2 18 3 प्लस प्लस SCO3 2 माइनस, एक मैं ये लिख दूं, दूसरा मैं लिख दूं CONH3 5OCO2, यहाँ 18 कर देता हूं मैं, प्लस प्लस OH2 प्लस H प्लस, जब कुछ ना लिखा हो 16 मानना। यहाँ मैं लिख दूं CONH3 5OH2, यहाँ 18 कर दूं 3 प्लस प्लस SCO3 2 माइनस। बताओ कौन सा वाला रिएक्शन सही है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला, या दोनों गलत है? ये इसमें से कौन सा वाला रिएक्शन सही है, पहला सही दूसरा, या दोनों गलत है? ये बताओ। यहाँ गलत है क्योंकि ये ऑक्सीजन वही रहेगा जो यहाँ पे था, ये गलत है पहले वाला, है ना, क्योंकि ये थोड़ी इंटर करता है। ये वाला सही है क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारे पास है जो यहाँ पे था, ये करेक्ट है, तो ऐसे ही आपको दे देगा। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि जो डोनर एटम में खत्म नहीं हुआ वो गया नहीं है। एक दूसरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दो एग्जाम्पल इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं जिसमें स्यूडो सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। पहला ये हो गया, दूसरा एक देख लेते हैं और, ठीक। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लिंकेज आइसोमेरिज्म में उसे पढ़ते हो। तो दूसरा हमारा है कन्वर्जन ऑफ MnH3 5OH2 3 प्लस, या CO कर देता हूं मैं, CO 3 प्लस 2 CO NH3 5ONO 2 प्लस। ये भी एग्जाम्पल है उसी का, देखो सिंपल क्या होता है, देखो CO ऐसे, CO ध्यान सुनो क्या है, CONH3 5OH2 है, OH2, यहाँ पे है 3 प्लस, यहाँ पे है NO2 माइनस, राइट। या ऐसे लिख सकता हूं मैं HNO2 NO2 माइनस, ये दोनों है। यहाँ पर सिंपल क्या बन जाता है, CONH3 5ONO 2 प्लस प्लस वाटर। ठीक है, इसमें भी आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, देखो आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा वाटर जो है इधर रिप्लेस हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान सुनो, अगर आप इस, देखो इधर, अगर आप इसको 18 ले तो समझो, अगर आप इसको 18 लेते हो ना इधर, अगर यहाँ ऑक्सीजन को 18 लेते हो तो यहाँ ऑक्सीजन आपको क्या मिलेगी, 18 मिलेगी। मतलब यहाँ जो कोबाल्ट और वाटर में ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। ये भी एग्जांपल किसका है, स्यूडो सब्स्टिट्यूशन का, समझ गए। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी क्या है, ठीक, देखो इधर मैकेनिज्म, आपको पता है ये रिएक्शन आपको ना बहुत नॉर्मल लग रही होगी ये वाली,
ये लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर थोड़ा बहुत भी जॉर्जनसन और वर्नर के बारे में जानते हो कि आप वर्नर साहब ने क्या दिया था कि जो है प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आयनिक इंडक्शन बनता है। एक जॉर्जनसन थे, जॉर्जनसन एंड ब्लूम स्ट्रैंड, उन्होंने, वो लोग जो है वर्नर के क्या थे, कंटेम्प्रेरी, उसी टाइम के वो लोग भी साइंटिस्ट थे। तो उन लोग का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का थ्योरी था वो अलग था, उनकी थ्योरी थी चेन थ्योरी थी। अगर आप जानते हो ब्लूम स्ट्रैंड और जॉर्जनसन के बारे में, और वर्नर साहब, तो ये दोनों लोग कंपटीशन में चल रहे थे। ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की थ्योरी दे रहे थे वर्नर साहब, और दूसरा वो लोग भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की थ्योरी दे रहे थे। तो ये जो कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ ना, ये वाला, ये सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था? जॉर्जनसन ने। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म की शुरुआत हुई है ना, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म पे बात करना शुरू हुआ कि लिंकेज आइसोमर हो सकते हैं, वो इस मॉलिक्यूल के सिंथेसिस से शुरू हुई है। तो ये रिएक्शन ना उस पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, राइट, तो वहां पे देखोगे ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो मैकेनिज्म देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे हुआ। देखो इधर हमारे पास ये है सीओ, मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म देखो, सीओ ऐसे लिखता हूं, NH3 COOH2, ये हमारे पास 3+ है, ये सिस्टम है। यहां से मान लेते हैं H+ का लॉस हो गया, तो हो गया CO NH3OH2 प्लस हमारे पास है यहाँ पर H+। ठीक, ये इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं ना, अरे भाई कोबाल्ट प्लस ही ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, इसमें H+ ऐड करोगे ये बन जाएगा, उसमें से H+ निकालोगे वो बन जाएगा। और हमने क्या लिया था यहाँ पर, जो रिएजेंट हमने लिया है इधर है HNO2, क्या लिया था हमने? HNO2, ये लिया था रिएजेंट। देखो मेनली यही है। और होता क्या, देखो जो HNO2 होता है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है NO3 माइनस NO प्लस वाटर में। तो यहां से हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज सिस्टम है, एक पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है, ये वाटर है। अब देखो इधर खुद से सोचो कि अगर वाटर से H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन, ध्यान सुनो, अगर यहां से समझो इधर, अगर यहां से H+ निकला तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं? इसका मतलब इस OH के पास नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं? अगर इस OH के पास नेगेटिव चार्ज आया तो क्या करता है, देखो इधर, ये जो NO+ है ना, इसको जोड़ लेता है ऐसे, CO NH3 NO, ठीक है, और एक H+ आया तो क्या हो जाएगा, ये 3+ हो गया। ऐसे बन गया ये। क्यों जुड़ा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्यों जुड़ा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखो फिर से H+ यहां से गायब हो जाएगा, -H+, तो क्या हो जाएगा, CO NH3 गायब मतलब रिमूव हो गया, ONO2 प्लस H+। तो जो H+ हमारा पहले यहाँ पे निकला था, फिर से क्या हो गया वापस, ये देख लो जरा, ये जो ऑक्सीजन है ये तो मेंटेन है ना, तो जो भी यहाँ रहा होगा, ये मान लेते हैं हम इसको, वो 18 में कर देता हूँ, यहाँ पर 18 रहा होगा, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर 18 है, तो आपका ये ऑक्सीजन तो मेंटेन है ना। ये भी तो स्यूडो सब्स्टिट्यूशन हुआ। और ये होता है रेड कलर का, इसको क्या बोलते हैं, रेड आइसोमर। ठीक, या नाइट्राइट आइसोमर, या नाइट्राइट ओ आइसोमर बोलते हैं इसको। तो देखो ये दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, नाइट्राइट का फॉर्मेशन फ्रॉम एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्ट सिस्टम, और दूसरा हमारा वो वाला ध्यान रखना, पहले वाला कार्बोनेट वाला। ठीक है, इन दोनों केस में अगर यहाँ कुछ ऐसा चेंज करता था, ध्यान रखना ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ वही ऑक्सीजन होगा जो वाटर वाला ऑक्सीजन है। ठीक, कुछ लोग इसको दूसरी मैकेनिज्म से समझाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप अगर कोई बुक पढ़ोगे आपको वो मैकेनिज्म नहीं मिली, जो मैंने बताया वो नहीं मिली, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ और पढ़ा दिया, तो वो मैं आपको दूसरी भी समझा देता हूँ, अल्टरनेटिव पाथवे या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म।
ठीक है, देखो अगर इसको मैं, ध्यान सुनो, 2HNO2 को अगर मैं यहां से वाटर निकाल दूं, आपको पता होगा ये रिएक्शन, तो N2O3 प्लस H2O बनेगा, ये N2O3 है। अब देखो सिंपल क्या हुआ, देखो इधर CONH3 5OH2 है, सेम वही चीजें होगी, 3 प्लस, यहां से पहले H प्लस निकालो, CONH3 5OH2 प्लस प्लस H प्लस। अब देखो इधर क्या हुआ, NH3 5CO, इधर O इधर H, देखो इधर N2O3 को देखो, समझो यहाँ पे क्या हुआ, देखो N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारा सिस्टम बन जाएगा ये 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, देखो इधर, ये इधर आएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CONH3 5ONO बना है, ONO2 प्लस प्लस HNO2। अगर मैं इसको 18 कर दूं, इसको 18 कर दूं, तो यहाँ तो 18 ही रहेगा ना, तो चाहे आप पहली मैकेनिज्म से समझो या दूसरी से, दोनों से आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये दूसरा बात है कि ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट रहता है, ऐसे कर सकते हो आप, उस तरह नहीं होता, कर लोगे ना। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए यही वाला मिला था, NO2 वाला। मैं आपको जब लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं, खैर उसमें तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है उसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म का। ठीक है, उसमें तो आपको ये देखना होता है कि स्टेबल कहाँ बनेगा, बॉन्ड एंगल का बहुत ज्यादा रोल होता है स्टेबिलिटी में, बॉन्ड एंगल, स्टेरिक हिंड्रेंस, लीनियर है कि बेंट है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। कर समझ गए ना, तो दोनों मैकेनिज्म से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि दोनों की दोनों जो रिएक्शंस हैं ये स्यूडो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ऐसे सिर्फ उसी तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है जहां पर मेटल लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो दो एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए। ठीक, अब देखो जो ये मैं आपको बता रहा था ना, ये कैसे आया, सुनो पहले ध्यान से। देखो जॉर्ज जेनसन एक साइंटिस्ट है, ध्यान सुनो जो मैंने आपको पढ़ाया। देखो जॉर्ज जेनसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने CONH3 5Cl Cl2 ये कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ इन्होंने ऐड किया अमोनिया, फिर यहाँ इन्होंने ऐड किया HCl, फिर ऐड किया NaNO2, और यहाँ पे बना एक सोल्यूशन, जिसको हमने नाम दे दिया A। अब ध्यान से देखो इधर, सोल्यूशन A को अगर आप कोल्ड, मतलब स्टैंडिंग ऑन कोल्ड कंडीशन, तो ये बना, ध्यान सुनो, ये बना रेड कलर आइसोमर या रेड कलर कॉम्प्लेक्स, यही है। देखो इधर इधर ये बना था, ये नेट का है भैया। पीजीटी के लिए मैं आपको, पीजीटी के लिए जब आपको मैं रात में 10 बजे क्लास लूंगा ना, वहां पे देखना, ठीक है, राइट। ये पीजीटी का लेवल इससे बहुत लो है, मैं ये यहाँ पर नेट गेट की क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये पीजीटी के लिए आपको जो मैं 10 बजे रात में पढ़ाऊंगा दूसरे वाले चैनल पे, वहां देखना, उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं उसके लिए, लेकिन ये नेट के लिए, ये पीजीटी के लिए नहीं है। तो आप इसको देख के घबराओ नहीं, पीजीटी में ये सब आएगा, राइट। ठीक है, पीजीटी के लेवल जो होगा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करो। ये नेट गेट के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नेट गेट के लिए, पीजीटी के लिए मैं आपको बताऊंगा, 10 बजे क्लास होगी उसमें देखना, ठीक है। चलो अब इधर देखो, देखो ये हुआ था, ये रेड कॉम्प्लेक्स, और इसी सोल्यूशन ए को जो हमने यहां पर हीट किया था, राइट, तो यहां पर ये कन्वर्ट हो गया था येलो कलर कॉम्प्लेक्स में, येलो। मुझे पूरा भरोसा एग्जाम में एक दिन आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका रेड कलर कौन सा है, वही CONH3 5ONO,
जो हमने अभी बनाया, ये बात जो हम लोग पढ़ रहे ना स्यूडो सब्स्टिट्यूशन की, वो यहीं से शुरू हुई थी। वो हमने जो वहां पे अभी देखा ना पीछे, वो ये बात यहाँ शुरू हुई थी जब जॉर्जनसन साहब ने इसको सिंथेसाइज किया था। उन्होंने बताया कि ये दोनों अलग अलग कलर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है कि एक जगह पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक जगह पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये था, ये क्या था, CONH35NO2। तो देखो फर्क दोनों में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है। समझ गए? और ये जो हमारा बना है ना पीछे, देखो इधर इधर, ये इसको जब आप हीट करते हो ना, हीटिंग, ये जो आपका बना है ना हीटिंग, इसी मीडियम में जब इसको आप गर्म करते हो ना हाई टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CONH35NO2। पहले तो ये बनता है, लेकिन गर्म करोगे तो N से हो जाएगा, मतलब एक बार O डोनर एक बार N डोनर। ठीक। और क्योंकि देखो ये हीट करने पर बन रहा है, ये वाला, तो ये है थर्मो डायनेमिकली स्टेबल या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। और ये जो इसका फॉर्मेशन हो क्या है, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। चलो मैं ज्यादा आगे नहीं बताता इसमें चीजें, बट इतना ध्यान रखना कि ये जो पीछे हमने पढ़ा है ना, वो यहीं से बात शुरू हुई थी, इसलिए मैंने आपको पूरा पीछे का हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट बताया जॉर्जनसन साहब के बारे में। ठीक है। चलो, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टेडाइल पार्ट खत्म। अब हमें अगली कल की क्लास में पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर, जिसमें मेनली हमें ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ट्रांस इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना है, और जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें रेट जो है कैसे वो डिपेंड करती है, मेटल पे कैसे डिपेंड करेगी, चार्ज पे डिपेंड करेगी, स्टेरिक हिंडेंस पे कैसे डिपेंड, ये सब चीजें देखनी है। बट मेनली जो उसमें पढ़ना है हमें वो ट्रांस इफेक्ट, और ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड जो दो थियरीज है, पोलराइजेशन थियरी और पाई एसिड कॉम्प्लेक्स थियरी, राइट, वो दोनों में पढ़नी है। ठीक है। और बाद में फिर हम देख लेंगे कि अगर एक हमारा सिस्टम दूसरे में कन्वर्ट होता तो उसमें क्या क्या है। ठीक है। ओके ठीक है, चलो फिर कल हम लोग देखते हैं। और आप जो है जो पहले हमने क्लासेस ली हैं उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अगर आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ, पढ़े होगे तो भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पीछे का उसको आप पढ़ते रहिए, जिससे मैं नए क्वेश्चन आपको कराऊं तो आपको समझ में आए। ठीक है, राइट। चलिए ठीक है, कल फिर हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं, और मॉर्निंग में हम लोग बाय इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, मेटल्स इन मेडिसिन। तो कल वो मेटल्स इन मेडिसिन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास और है जिसमें निकल कंटेनिंग एंजाइम, फिर हमारा बाय इनऑर्गेनिक भी खत्म। और ये भी थोड़ा चलेगा क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर आएगा, उसके बाद फिर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, आउटर स्फीयर इनर स्फीयर, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा भी चलेगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा पीजीटी की तैयारी, सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहा है, या वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है नेट गेट छोड़ के, तो ये लेक्चर उसके लिए नहीं है, राइट। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो नेट गेट के लिए पढ़ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पीजीटी में नहीं आएगी चीजें इतनी कठिन, ठीक है, ये सब नेट गेट के लिए है। इसलिए अगर कोई भी देखे तो आप इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, ये सब नेट गेट वालों के लिए बस। हाँ, एफ ब्लॉक देखेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। अभी जो पीजीटी की जो क्लास है वो, उसमें पीजीटी वाले जो पीजीटी की तैयारी करें उनके लिए है वो, ठीक है। वो 10 बजे होगी, वो दूसरे वाले चैनल पे, तो वहाँ ब्लॉग पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये पीजीटी के लिए नहीं, जैसे आप ये सब देख के आप डर मत जाना कि ये क्या चल रहा है इसमें, फिर से मैं इसीलिए क्लियर कर दिया आप लोग को। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं हम लोग फिर। टेक केयर एंड गुड नाइट।